हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर को पिछले लेक्चर्स में किया था, तो अगर आपने उन वीडियोस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया था और बिल्कुल एकदम हायर लेवल तक गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। उसमें हमने प्रीवियस ईयर के नीट और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को भी देखा था और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को तो हमने क्लास के साथ साथ ही डिस्कस किया था। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इतना मतलब उसी के नाम पे जो है चैप्टर का नाम पड़ गया। तो ऐसा क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है कि एक पॉइंट पे अगर हमें इनफाइनाइट से अगर कोई पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हमें इनफाइनाइट से एक पॉइंट P पे अगर हमें कोई चार्ज लाना है विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो उस पे वर्क डन लगेगा वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे लिखा जाता है एज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो V इज द पोटेंशियल, V से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। W इज द वर्क डन एंड Q नॉट इज द पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जो कि बहुत स्मॉल चार्ज होता है जिसे हमें इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाना है। और अगर आपको इसको लिखना है एज इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में आपको अगर लिखना है तो आप इसे लिखेंगे E इंटू dl। ठीक है, तो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में E इंटू dl के रूप में लिखेंगे। तो E इंटू dl क्यों लिखा? देखिए, मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट चलूंगा ताकि आपको अगर एक भी फॉर्मूला आता है तो आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने बताया कि भाई पोटेंशियल होता है वर्क डन बाय पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो होता है जी फोर्स इंटू डिस्टेंस। यही होता था वर्क डन। तो वर्क डन को अगर मैं फोर्स को लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? K Q1 Q2 से Q नॉट बाय R स्क्वायर इनटू डिस्टेंस विच इज R। तो इसे वर्क डन को मैं सिंपलीफाइड वर्जन में क्या लिख सकता हूं? K Q1 Q नॉट बाय R, यही लिखूंगा वर्क डन को। अब देखिए, वर्क डन आ गया है, तो अगर पोटेंशियल को मैं लिखना चाहूं, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज से Q नॉट। ठीक है, तो वर्क डन ये रहा, दिख रहा होगा आपको वर्क डन ये रहा। तो वर्क डन ये रहा, अगर मैं उसे Q नॉट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा जी K Q1 बाय R। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो अब आप कोई भी फॉर्मूले से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब K की यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होगा। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है गाइस? 9 into 10 की पावर 9। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि हमने कैसे डिराइव किया, तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जी K Q1 Q1 ही होता था, है ना? Q1 by R स्क्वायर, K Q1 by R स्क्वायर, यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कुछ सेम से लग रहे हैं। इट इज K Q1 by R स्क्वायर, इट इज K Q1 by R। तो मतलब मैं पोटेंशियल को अगर R से डिवाइड कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल को मैं अगर R से डिवाइड कर दूं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू dl, ऐसा भी लिखा जाता है। मतलब पोटेंशियल जो है वो E इंटू dl के तौर पे लिखा जाता है। dv भी कह सकते हैं, क्योंकि स्मॉल आपने लेंथ ली तो dv भी हो सकता है। तो मतलब यहां तक कुछ भी डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर मैं पोटेंशियल को डिवाइड कर दूं डिस्टेंस से तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया। फोर्स इंटू क्या होता है? वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। उसके बाद पोटेंशियल था जी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वही किया। तो पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आ चुका है। अगर आपको E की टर्म में लिखना है तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं पोटेंशियल को। और मैं पोटेंशियल के बारे में दो चार बातें बताना चाहता हूं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने बता दिया, और पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल इज स्केलर। पोटेंशियल क्या होता है गाइस? स्केलर होता है, ये स्केलर होता है। थर्ड इसका पॉइंट जो बनेगा वो है कि इसकी भाई यूनिट क्या है?
अगर मैं अब यूनिट पे आ जाऊं तो यूनिट मान लो कि नहीं पता हमें यूनिट। अब देखिए, अब यूनिट के लिए मैं इस फॉर्मूले की तरफ मूव ऑन कर जाता हूं। आप कोई भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वो कोई भी मैटर नहीं है। अब देखिए V इज इक्वल टू ई आर, ठीक है। अब E को मैं क्या लिख सकता हूं, E को लिख सकता हूं जी, E को अगर क्यू ई जो होता है वो फोर्स होता है, क्यू ई हमारा फोर्स होता है, सबको पता है। तो E क्या होगा, फोर्स बाय क्यू इनटू आर। तो अब पोटेंशियल की आप यूनिट बना सकते हैं। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, आर की एल एंड क्यू की सी इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट आ चुकी है। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बेसिक से यार। अगर आपको एक भी फॉर्मूला आता है तो आप 10 फॉर्मूले बना के खड़े कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इधर का उधर कर दिया और आपका यूनिट भी आ गया। देखिए कुछ भी नहीं किया, यूनिट अब आपका आ चुका है न्यूटन लेंथ सी इनवर्स। ठीक है, आपके सामने हम बड़े ही आराम से डिस्कस करेंगे और इसके जेईई मेंस और नीट के लिए स्पेशल वीडियो भी डालेंगे। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहिए तो आप उसे भी देखिएगा। तो ये पोटेंशियल का मुझे लगता है कि सब कुछ हो गया। एक चीज रह गई है कि अगर भाई बहुत सारे चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल जो होगा वो ऐड हो सकता है। पोटेंशियल जो है से Q1 है बाय R1 प्लस से Q2 है बाय R2 अप टू ऐसे ही मतलब ऐड किया जा सकता है। पोटेंशियल में कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल का थोड़ा सा लेखा जोखा था, आप इसे एक बार देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। गाइस मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बताना रह गया था, वो बता देता हूं कि पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो गाइस अब ये देखिए, मैंने एक डाइपोल ड्रॉ कर दिया है। डाइपोल क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस 2a। तो वही मैंने किया माइनस क्यू प्लस क्यू और 2a डिस्टेंस पे, यानी कि 2a डिस्टेंस पे इन्हें रख दिया। और ये मैं मान रहा हूं कि भाई ये P पॉइंट है जो कि एक सेंटर पॉइंट है इस डाइपोल का। मतलब यहां से यहां भी डिस्टेंस a है और यहां से यहां भी डिस्टेंस कितना है, a है। तो देखिए अब मुझे मान लो कि P मैंने ले रखा है, तो एक बार मैं इसे Q दे देता हूं। मान लो कि मुझे एक P पॉइंट पे जो कि यहां है, इस पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो अब देखिए, अब डाइपोल की वजह से मुझे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल वैसे अगर मैं जनरली सोचूं तो क्या होगा, पोटेंशियल होगा जी Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, और तो कहीं कुछ भी नहीं है, और तो कोई भी चार्ज नहीं है। तो भाई अब पॉजिटिव चार्ज को पहले ले लेते हैं। इसकी वजह से जो होगा वो होगा जी Q बाय R, Q बाय R ही होगा। अब R इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, इट इज R1। तो यहां पे आपका R1 आ गया जी। माइनस इसकी वजह से होगा। माइनस क्यों लिया, वैसे ऐड होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए यहां पे माइनस आ गया है। ठीक है, माइनस Q बाय यहां पे डिस्टेंस कितना है, R2 है ये डिस्टेंस, तो R2 ले लिया। ठीक है, तो नेट मतलब ये आना चाहिए। अगर मैं इसे और सिंपलीफाई कर लूंगा तो ये आ जाएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज Q कॉमन एंड 1/R1 माइनस 1/R2। यही आएगा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। ठीक है, देखिए अब इस पॉइंट पे मुझे निकालना है पोटेंशियल। तो अब मैं जो है पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करूंगा इसे सिंपलीफाई करने के लिए। पोलर कोऑर्डिनेट क्या कहेगा कि भाई जो R1 है, पहले R1 को ले लेते हैं। तो R1 होगा जी R², R इज दिस, ये वाली डिस्टेंस जो है वो R है, तो R² प्लस A² जो कि ये डिस्टेंस है, माइनस 2AR cos थीटा। यही होता है पोलर कोऑर्डिनेट। देखिए अब R1 ये है, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा, वही R1 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां पे मैं स्क्वायर भी डाल दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आया, तो अब इसकी वजह से जो होगा वो कितना होगा, अब ये जो है इससे R से बड़ा है क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस है। तो ज्यादा डिस्टेंस है तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। ठीक है, ये यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को
दोनों को अगर मैं स्क्वायर रूट में लिखना चाहूं तो R1 को उधर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो गया, R2 का भी उधर स्क्वायर रूट हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं 1/R1 को क्या लिखूंगा, 1/R1 को लिखूंगा जी, इट इज, बस मैं इसकी पावर -1/2 कर दूंगा, -1/2 कर दूंगा। अब मैं यहां से -1/2 करने से पहले एक चीज मैं यहां पे कंसेप्ट डाल दे रहा हूं कि भाई मैं इसे R1 को अगर लिखना चाहूं, R1 को लिखना चाहूं तो मैं R स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं। R स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। अगर मैंने कॉमन लिया तो ये 1 आ गया, 1 आ गया, यहां पे आ जाएगा जी a स्क्वायर बाय R स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा -2a cos थीटा बाय R का हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बाहर, R ही आ जाएगा, ये R स्क्वायर कॉमन लिया तो हाफ होके, जो मतलब पावर हाफ है, स्क्वायर रूट है, तो जो स्क्वायर का रूट हो जाएगा तो यहाँ पे R ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे R2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा R1 प्लस a स्क्वायर बाय R स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा बाय R की पावर हाफ, यही आएगा, यही आएगा। अब देखिए, अब a के मुकाबले R बहुत बड़ा है, a के मुकाबले R अगर बहुत बड़ा है, R अगर बहुत बड़ा है a के मुकाबले, तो a स्क्वायर बाय R स्क्वायर जो है नेग्लिजिबल है। अगर ये नेग्लिजिबल है तो इन्हें मैं R1 और R2 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, R1 इज इक्वल टू R, इट इज 1 -2a cos थीटा बाय R की पावर हाफ, और R2 को लिख दूंगा जी R, इट इज 1 प्लस 2a cos थीटा बाय R हाफ। ठीक है, तो अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है, तो देखिए, अगर मैं यहां से इसे 1/R निकालूं, यहां से 1/R1, ठीक है, तो 1/R1 क्या होगा, 1/R, इसे मैं बाई में ले गया, और इसे ऊपर वाले को मैं 1 -2a cos थीटा बाय R की पावर -1/2 लिख सकता हूं, -1/2 लिख सकता हूं। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने क्या किया, 1/R1 की वैल्यू निकाली, तो ये R जो है वो बाई में चला गया, और इसकी पावर मैंने -1/2 कर दी। ठीक है, अब अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है तो क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है n इज इक्वल टू 1 प्लस xn, यही होता है, 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, ऐसे ही लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो मैं देखिए इसे कैसा लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं जी, इसे मैं -1/2 को अंदर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/R1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2a cos थीटा बाय R, और यहां पे 2 भी बाय में आ जाएगा, तो 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में आपका पड़ा है जी R। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो सिमिलरली आप 1/R2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो क्या होगी, 1/R2 अगर मैं उल्टा लेके जाऊंगा तो यहाँ पे प्लस था, बस यही फर्क था, उसमें यहाँ पे प्लस था, तो अगर -1/2 आएगा तो यहाँ पे आपका ये प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल सेम बनेगा, वो बचेगा जी a, माइनस बचेगा यहाँ a cos थीटा बाय R, तो ये बचा 1/R1 की वैल्यू आ चुकी है 1 प्लस a cos थीटा बाय R। ठीक है, और जो आपका 1/R2 की वैल्यू आई है वो आई है -1 माइनस, यहाँ पे बस माइनस का फर्क है। अब आपको अगर यहां तक समझ में आ गया तो अब आप सिंप्लीफाइड करते हैं, हम बाकी सब चीजों को एक बार हटा देते हैं, क्योंकि हमने जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए था वो रख लिया है। ठीक है, तो एक बार मैं इन्हें रब कर दे रहा हूं ताकि इजीली हम इसे सोल्व कर सके। तो देखिए अब मैं अगर यहां पे इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना चाहूं तो ये तो भाई बाहर ही पड़ा है, क्यों, ठीक है, 1/R1 की वैल्यू ये है, 1/R2 की वैल्यू ये है, अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट करूं तो 1/R को मैं पहले ही बाहर ले रहा हूं। ठीक है, तो आपके पास बचा जी 1 प्लस a cos थीटा बाय R, माइनस यहाँ पे पहले है, यानी कि ये सारा माइनस में जाएगा,
तो ये -1 हो गया, ये प्लस a cos थीटा बाय r, ये आ गया, ये आ गया। अब मैंने आपके सामने किया, कुछ भी मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में लिख दिया, बिल्कुल आराम से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि सबको समझ में आए। तो देखिए इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू, और देखिए ये 1 से 1 आपका कैंसल, और ये आपका 2a cos थीटा बाय r आ गया, यही आया। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, इट इज 2a cos थीटा बाय 1/4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही आ गया, यही आ गया। अगर आप इसे देख पा रहे हैं कि यही आ रहा है, तो आपने अगर डाइपोल मोमेंट नहीं पढ़ा तो प्लीज पिछले वीडियो में देख लीजिए। तो डाइपोल मोमेंट P हमारा होता था जी Q इंटू 2a या 2l, इसमें हमने डिस्टेंस a लिया तो 2a, तो इसे मैं सब्स्टिट्यूट करके P लिख दूं, इट इज डाइपोल मोमेंट cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल का वैल्यू आ चुका है, कोई भी आप पॉइंट पे इससे पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर आप जेईई मेंस देने जा रहे हैं, जेईई मेंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस, नीट एंड सीबीएसई के लिए तो जरूरी है ही है, सीबीएसई। तो कुछ भी नहीं था। अब देखिए, अब केसेस बना सकते हैं आप, अगर ये थीटा 0 डिग्री है यानी कि ऑन एक्सिस है, एक्सियल लाइन पे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो अगर थीटा 0 है तो भाई ये कितना होगा, ये बस P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपका थीटा 90 है यानी कि इक्वेटोरियल पे, तो आपके पास यहां से आ गया है cos 90 0 होता है, तो V एट इक्वेटोरियल 0 होता है। ये चीज आपके पास निकल के आ गई है सामने, ठीक है। और मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम होता है जी थीटा इज इक्वल टू 0 पे। तो कुछ भी नहीं था, बहुत आसान डेरिवेशन है। अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा हुआ है, क्या किया आपने, अब देखिए पॉजिटिव की वजह से जी k q बाय r1 लगेगा, माइनस की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से माइनस k q बाय r2 लगेगा। यहां तक तो मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मैं एक बार फटाफट से रिकैप करवा देता हूं कि क्या किया हमने। यहां पे P पॉइंट माना था, यहां पे आपका P पॉइंट माना था जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना था। तो देखिए अगर ये आपका R2 है, ये R है और ये R1 है, तो देखिए R1 जो है वो R से लेस है। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा फॉर्मूला होता है कि जो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, ठीक है, वही फॉर्मूला लिखा। उसके बाद r2 की सिमिलरली वैल्यू निकाली, r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, ठीक है। तो r2 और r1 की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद मैंने क्या किया, r स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया, r स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपकी एक टर्म बचेगी a स्क्वायर बाय r स्क्वायर, जिसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो आपके पास जो नेट बचेगा वो बचेगा जी, वो क्या बचेगा, r स्क्वायर आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा था 1 प्लस a 2a cos थीटा बाय r, यही बचा था, यही बचा था। अगर आपके दिमाग में डेरिवेशन चल रही है तो आप बड़े ही आराम से इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, 1/r1 की वैल्यू ली और बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जी 1 प्लस x की पावर अगर n है तो आप 1 प्लस xn भी लिख सकते हैं उसे। तो वही यूज किया। उसके बाद बिल्कुल आराम से यहाँ पे ये देखिए मैंने बाइन उल्टा किया, उसके बाद बाइनोमियल लगाया, यानी कि माइनस हाफ आपका अंदर जाएगा, माइनस यहाँ पहले था तो यहाँ प्लस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे आपका प्लस था, यहाँ पे आपका प्लस था R2 में, तो आपका ये माइनस हाफ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने इस फॉर्मूले में 1/r1 1/r2 सब्स्टिट्यूट किया और आपके पास जो नेट पोटेंशियल का निकल के आ गया है वो ये आ गया था, और पोटेंशियल मूवमेंट क्या मतलब डाइपोल मूवमेंट क्या होता था, Q into 2a को मैंने P लिख दिया cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो बहुत आसान डेरिवेशन है पर बहुत फायदेमंद डेरिवेशन है। अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, P cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अगर आपका थीटा 90 है यानी कि इक्वेटोरियल पे आपका पोटेंशियल क्या है, 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। तो प्लीज इसे एक बार देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो चलिए गाइस मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट कांसेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा कांसेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। तो शेल क्या होता है, शेल होता है जी ऐसा स्फीयर जो अंदर से क्या हो,
खोखला हो, वही होता था शेल, वही होता था शेल। शेल में हमने तीनों तरह की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इनसाइड, आउटसाइड एंड एट द सरफेस, तो तीनों निकाली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना यहाँ काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक है, क्योंकि वही चीजें यहाँ पे यूज होंगी। तो प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो आज हम पोटेंशियल निकालेंगे। हमने पोटेंशियल देखा था जी, E इज इक्वल टू dv बाई dr था, dv बाई dr था, dr इज द डिस्टेंस, यही होता था हमारा पोटेंशियल। तो हमारा जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था शेल के, वो जीरो होता था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें डिस्कस बहुत अच्छे से किया है, तो हम मैं डायरेक्ट ही यूज करूंगा। एट सरफेस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो होता था जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता था। और जो थर्ड होता था आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हमारा E आउटसाइड जो होता था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r स्क्वायर। स्मॉल r इज द डिस्टेंस, मतलब स्मॉल r जो है वो डिस्टेंस है जितना होगा, और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। ठीक है, तो अब देखिए, अब अगर मैं सोचूं, आपने एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बहुत पढ़ लिया, तो देखिए अगर हमारी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, जीरो है, वही होता है कंसेप्ट। देखिए एक्सेलरेशन जीरो, तो हम कहते थे कि भाई स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब स्पीड dv बाई dt इज इक्वल टू जीरो, मतलब कांस्टेंट, यानी कि स्पीड जो है हमारी कांस्टेंट है, यही हम कहते थे। तो अब देखिए यहाँ पे E है, तो मतलब E जीरो है, मतलब dv बाई dr इज कांस्टेंट, यही मतलब हुआ इसका, यही मतलब हुआ। अगर मैं एक्सेलरेशन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाऊं तो यही मतलब हुआ कि भाई ये जो चीज है हमारी dv बाई dr वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब dv आपका कांस्टेंट है, dv आपका जो है वो कांस्टेंट है। dv अगर आपका जो है कांस्टेंट है, dv इज कांस्टेंट, इफ dv इज कांस्टेंट यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो मतलब जो पोटेंशियल आपका सरफेस पे है वही अंदर है, वही आपका पोटेंशियल अंदर है। तो ये आप याद रखिए कि भाई पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल इनसाइड। ये हमने एक केस बना दिया है। अब सरफेस की बात करते हैं, Vs की। तो Vs के लिए अब मैं इसी को फॉर्मूले को ही यूज करूंगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। अब देखिए अगर वो स्फीयर है या शेल है, तो अगर ये उसका सेंटर है, तो ये जो सरफेस तक का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसके रेडियस के ही बराबर होगा। तो मतलब जो डिस्टेंस से मुझे मल्टीप्लाई करना है कोई और डिस्टेंस नहीं, ये क्या है, रेडियस ही है। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस का प्रयोग करना पड़ेगा, which is 1/4 pi epsilon naught into Q by r square into r। तो ये भाई एक r से एक r आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है आपका सरफेस पे भी आ गया है, और पोटेंशियल इनसाइड के लिए भी यही आ गया है। ठीक है, तो मतलब पहले दो केसेस के लिए आपका जो अगर शेल है तो पोटेंशियल ये होगा, which is 1/4 pi epsilon naught Q by r। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं, थर्ड केस की, तो भाई वो अगर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, अगर पॉइंट वो P बाहर है तो वो जो R डिस्टेंस है उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका जो V आउटसाइड है वो होगा जी E मल्टीप्लाई स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे E आउटसाइड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर इनटू स्मॉल r। तो ये आपका जो है पोटेंशियल आउटसाइड आ चुका है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r। तो गाइस अब आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ग्राफ क्या कहेगा, अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल रख दूं, यहाँ पे डिस्टेंस रख दूं, तो अंदर जो है, अंदर और बाहर आपका पोटेंशियल सेम है, विच इज कांस्टेंट है। उसके बाद एट सरफेस के बाद आपका जो पोटेंशियल है वो r के साथ वेरी कर रहा है एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका ग्राफ होना चाहिए, यहाँ पे r इज इक्वल टू स्मॉल r है, और ये स्मॉल r आपका बढ़ता जा रहा है, और आपका पोटेंशियल जो है डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हमने तीनों केस को स्टडी कर लिया। अब हम अगले जो सेशन में इसे डिस्कस करेंगे एज अ
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, जो कि मुश्किल होता है। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की तरफ मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है? जिसके अंदर चार्ज होता है, मतलब अंदर से जो खोखला नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने तीनों केसेस स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो डायरेक्ट मैं उसे लिख दे रहा हूं। इसकी वजह से भी भाई सेम ही था सरफेस पे, तो विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय रेडियस का स्क्वायर, और आउटसाइड भी बिल्कुल सेम ही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज बाय आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। और इनसाइड इसका एक फैक्ट था कि भाई इनसाइड इसका था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर। ये आपका इनसाइड का था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो देखिए हमारी पिछली, उसमें हमने ये डिराइव किया था। तो देखिए, अब अगर वो पॉइंट बाहर है या सरफेस पे है तो बिल्कुल सेम आपका केस बन चुके हैं, तो बिल्कुल सेम ही आपका पोटेंशियल आएगा। सरफेस पे क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर विच इज आर, ठीक है। तो वैसे ही आउटसाइड भी आपका सेम आ जाएगा, आर यहाँ पे रेडियस है, वहां पे आपका आर डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सेम फॉर्मूला बन करके आ गया है जो हमने अभी नॉन मतलब कंडक्टिंग शेल में देखा था, वही फॉर्मूलाज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट सिर्फ इनसाइड का है, तो मैं इनसाइड को ही पहले ले लेता हूँ। ये दोनों आपको करवा दिए हैं केसेस, कुछ भी नहीं है, सेम ही पोटेंशियल है, सेम ही केसेस है जैसा कि हमने शेल में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इनसाइड की खास बात है, तो इनसाइड को ही एक बार लेते हैं। मान लो कि भाई ये आर है रेडियस, ये यहाँ कोई भी पॉइंट है, ये पूरा चार्ज भरा हुआ है, इसमें पूरा चार्ज है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे। तो देखिए, अब जैसा कि हमारा पोटेंशियल क्या होता था, इट इज dv बाय dr इज इक्वल टू e, तो इसे मैं dv इज इक्वल टू e डॉट dr लिख दूं। ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब dv को मैं सोल्व कर रहा हूं, dv को मैं दो भागों में तोड़ दूं। एक तो जो पोटेंशियल मुझे चाहिए, जो पोटेंशियल इस इनसाइड की वजह से होगा, वो पोटेंशियल माइनस, अब पोटेंशियल ये सरफेस पे भी कुछ चार्ज चिपका पड़ा होगा, कुछ चार्ज इसके बिल्कुल सरफेस पे भी होगा, तो माइनस पोटेंशियल एट सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट dl। ऐसा लिख दूं, ठीक है। अब देखिए, ये मुझे फाइंड करना है v, तो अब आपको सरफेस का पोटेंशियल पता है, जो कि है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय द रेडियस इज इक्वल टू ई डॉट dr, ठीक है, E डॉट dr। तो ये आपका आ चुका है। अब देखिए, E डॉट dr को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, E डॉट dr को भी देखिए, इनसाइड के लिए मैं इस केस को स्टडी कर रहा हूँ। तो इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज बाय r क्यूब इनटू r, यही है, इनटू dr। अब इसे मैं अगर इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम r टू r, मतलब क्योंकि सरफेस से जो ज्यादा है वो तो हमारा हो ही नहीं सकता यार, सरफेस से बाहर थोड़ा हमसे कुछ है, तो मतलब r से लेके r तक ही वो जो स्मॉल r है वो वेरी करेगा। तो अब मैं इसे लिखना चाहता हूं, तो इंटीग्रेट कर दूं, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय r स्क्वायर बाय 2r क्यूब, यही लिख सकता हूं, और ये कहां से कहां, स्मॉल r से r तक वेरी करेगा। तो अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। अब मैं अगर इसे सोल्व करूं तो ये आएगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही आएगा आपका r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2r क्यूब। अब मुझे ये पोटेंशियल फाइंड करना था, ये आपके साथ माइनस में पड़ा था, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब मैं सबको हटा करके जो फाइनल पोटेंशियल है उसे मैं फाइंड कर रहा हूं। तो पोटेंशियल जो होगा वो इसे अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो आ जाएगा, सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r प्लस ये। अब देखिए, अब एलसीएम लूं तो भाई इसमें दो r स्क्वायर भी फालतू है और 2 भी फालतू है, तो भाई एलसीएम लो, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब, और यहाँ पे 2 अगर लूंगा तो ये 8 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब मैं एलसीएम ले रहा हूं तो यहाँ पे आपका 2 क्यू r स्क्वायर
प्लस आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों आर स्क्वेयर कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे क्यू भी है, यहाँ पे क्यू भी है, तो आप क्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब आपका यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं विच इज v इज इक्वल टू, देखिए अब ये आपका 2 + 1, तो ये आ जाएगा जी 3qr स्क्वायर, r इज द रेडियस, माइनस qr स्क्वायर विच इज द डिस्टेंस बाय 8 पाई विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं गाइस कि आपका जो रिजल्ट आ गया है वो आ गया है जी q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बाय 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है, आप इसे देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल इजी जो है आपका वो रिजल्ट आ चुका है। तो एक यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो कि आता है कि भाई प्रूव करिए कि सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 1.5 टाइम्स है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो देखिए अगर सेंटर पे है तो मतलब ये जो स्मॉल r है सेंटर पे, ये स्मॉल r कितना होगा, 0 होगा, तो भाई स्मॉल r 0 होगा तो आपका कितना आ जाएगा 3r स्क्वायर क्यूब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा, तो ये इनटू बाय 2 भी है तो बाय 2 भी आ गया। तो देखिए अब ये आपका जो है ये आपका पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस है, सो इट इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस व्हिच इज पोटेंशियल एट सेंटर। तो ये आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस आप इसे देखिए। तो होप गाइस आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले आपको आगे भी वीडियोस मिलते रहें। और गाइस इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज उस वीडियो को भी देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।